नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इस पर जल्दी काम शुरू होने वाला है। NHAI के पास अभी बजट की कमी है, जिस कारण वो बैंक से लोन लेने जा रही है। फिलहाल अभी लोन नहीं मिला है। लोन अप्रूव होने के बाद यहाँ पर बिडिंग प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुछ लेंथ कानपुर से भी गुजरेगी, तो यहाँ पर NHAI का प्लान है कि क्यों ना इसको लिंक किया जाए गंगा एक्सप्रेसवे से। इसके अलावा जल्दी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसके लिए DPR तैयार करने का काम शुरू करेगी। हो सकता है कि इस महीने भी इसके DPR निर्माण का कार्य शुरू हो जाए। कानपुर नेशनल हाईवे 34 के माध्यम से लखनऊ से कनेक्ट होता है, जिसपे काफी ज्यादा लोड है, लेकिन एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये लोड कम हो जाएगा और इससे यहाँ पर लोगों को फायदा होगा। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन भी तेज हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट कर्नाटका से है, जहां कर्नाटका गवर्नमेंट नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर करीब स्टेट कैपिटल बेंगलुरु के अंदर 1500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट का परिवहन विभाग 2021 में करीब 390 इलेक्ट्रिक बसेस को एक्वायर करने जा रहा है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में जो ओल्ड बसेस है जिनको स्क्रैप कर दिया गया है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में रिप्लेस किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट करीब 400 स्क्रैप्ड ओल्ड बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस में बदलेगी। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिक बसेस का एक्विजिशन कर रही है, जिसको वो स्टेट के अंदर चलाएगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 500 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे, जिसके तहत वो यहाँ पर मिनी इलेक्ट्रिक बसेस चलाएगी। करीब यहाँ पर 90 इलेक्ट्रिक मिनी बसेस चलाई जाएंगी। वहीं दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको 10 साल के लिए बस के रखरखाव का काम सौंपा गया है। इसके तहत BAMTC करीब 51.52 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे NTPC को देगी। NTPC यहाँ पर ड्राइवर, मेंटेनेंस, चार्जिंग इन सब की कॉस्ट उठाएगी। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ये एक चार्ज में 120 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती हैं। इसके अलावा 45 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट ओडिशा से है, जहां दोस्तों ओडिशा के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भारी ग्रोथ देखी जा रही है और इस कारण यहाँ पर GST कलेक्शन भी बढ़ रहा है। करीब इन 6 महीनों में 65% GST कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। बात की जाए फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में 20,303 करोड़ का GST कलेक्शन किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है, जिसमें अकेले गुड्स और सर्विस यहाँ से करीब 12,272 करोड़ का GST कलेक्ट किया गया है। दोस्तों, बात करी जाए तो सितंबर के अंदर करीब 3,325 करोड़ का GST कलेक्ट किया गया है, जो कि अभी सबसे हाई है। इससे पिछले महीने में 2,038 करोड़ GST कलेक्ट किया गया था। यहाँ पर GST कमिश्नर SK लोहानी, इनके अकॉर्डिंग भारत के अंदर मेजर स्टेट में GST कलेक्शन में ओडिशा ने हाईएस्ट ग्रोथ रेट हासिल की है। नेक्स्ट अपडेट चेन्नई तमिलनाडु से है, जहां एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन्होंने करीब $356.67 मिलियन का लोन अप्रूव किया है चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए। यहाँ पर दोस्तों, इसके तहत जो चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का सेकंड फेज है, उसके तहत करीब 3 कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है। इसमें एक कॉरिडोर है लाइट होम, जो कि ईस्ट के अंदर है, पूनामाले बाईपास तक, जो कि वेस्ट में है। ये दोनों कनेक्ट होंगे। इसके तहत इसके डेवलपमेंट में ये पैसे खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, बात करी जाए तो करीब चेन्नई मेट्रो फेज 2 के तहत 3 कॉरिडोर का निर्माण होना है, जिसमें करीब 128 स्टेशन होंगे और इसकी लेंथ करीब 118.9 किलोमीटर होगी। इसके तहत माधवरम से शिवकोट इसकी लेंथ करीब 45.81 किलोमीटर है। वहीं दूसरा कॉरिडोर लाइट हाउस से पूनामाले बाईपास तक है, जिसकी लेंथ करीब 26 किलोमीटर है। इसके अलावा तीसरा कॉरिडोर माधवपुरम सोलिन गानालोर है, जिसकी लेंथ करीब 47 किलोमीटर है। इनके डेवलपमेंट की डेडलाइन 2026 रखी गई है और करीब इनके निर्माण में 63,246 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान किया गया है। दोस्तों, बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो करीब इसने भारत के अंदर 28 प्रोजेक्ट्स के लिए $6.7 बिलियन का लोन अप्रूव किया है, जिसके तहत देश के अंदर ये प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे। मोस्टली ये प्रोजेक्ट्स एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से संबंधित हैं। नेक्स्ट अपडेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से है, जहां यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने एक डिटेल गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत जो हमारे देश के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। सड़क, पुल एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए जो चीजें बनाई जाती है उनके लिए। दोस्तों, बात करें बजटरी सपोर्ट की, तो इसका एम देश के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनने के अलावा जो अन्य प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनके खर्च को कम किया जा सके, जिससे जो बिजली के उत्पादन पर टैरिफ लगता है वो कम हो सके। यहाँ पर सड़कों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बजटीय सहायता के मूल्यांकन के बाद सरकार पैसे देगी। करीब 200 मेगावाट से ज्यादा के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 1.5 करोड़ पर मेगावाट की दर से सरकार सहायता देगी।
इसके अलावा जो 200 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर सरकार प्रति मेगावाट 1 करोड़ की सहायता देगी। इसके अलावा जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट तक की है, इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। दोस्तों बात की जाए तो देश के अंदर 207 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है जिनकी कैपेसिटी 46,209 मेगावाट है। नेक्स्ट अपडेट देश के अंदर ट्रेड से संबंधित है, जहां दोस्तों सितंबर 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत का जो एक्सपोर्ट है ये करीब 21% बढ़ा है और करीब भारत ने $33 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं सितंबर के अंदर। इसके अलावा इस महीने में भारत का इंपोर्ट भी 84% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले और करीब भारत ने 56.38 बिलियन के इंपोर्ट किए हैं। पिछले साल भारत ने इस टाइमलाइन में करीब 30.52 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। सितंबर के अंदर देश का जो ट्रेड डेफिसिट है ये काफी बढ़ गया है, अब ये बढ़कर 22.99 बिलियन पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार देश के अंदर अप्रैल और सितंबर के बीच ये जो क्वार्टर रहा है, यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट करीब 78.81 बिलियन रहा है। इसके अलावा इस टाइमलाइन में भारत का एक्सपोर्ट भी 57% बढ़ा है। भारत ने करीब 197 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। भारत ने पिछले साल पहले हाफ में 125 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। इसके अलावा भारत का इंपोर्ट भी बढ़ा है इन 6 महीनों में। जो विशेषज्ञ हैं वो 2 महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। पहला कारण ये बताते हैं कि देश के अंदर डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर इस बार एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जिस कारण जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं इन पर काफी ज्यादा दबाव आ रहा है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज के कारण उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसलिए हमारे देश के अंदर इन कारणों से इंपोर्ट बढ़ रहा है और इसी कारण ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट भारतीय टेलीकॉम से है, जहां सुनील मित्तल लेड टेलीकॉम मेजर भारती एयरटेल इसने थर्सडे को कहा है कि करीब ये 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अपने डेटा सेंटर के बिजनेस में करने जा रही है और देश के अंदर इन फ्यूचर जो डेटा सेंटर की डिमांड है वो पूरा करेगी। 2025 तक करीब ये अपनी कैपेसिटी को 3 गुना कर देगी और 400 मेगावाट की डेटा सेंटर की कैपेसिटी 400 मेगावाट हो जाएगी और ये भारत के 70 शहरों में डेटा सेंटर सेटअप कर देगी। एयरटेल ओन्ड नेक्स्ट्रा ये छोटे बड़े डेटा सेंटर सेटअप करती है और ये आने वाले 6 महीनों के अंदर अपनी कैपेसिटी में 40 मेगावाट का एडिशन करेगी और ये 2024 तक चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकाता यहाँ पर नए डेटा सेंटर सेटअप करेगी। नेक्स्ट अपडेट वर्ल्ड एक्सपो से है, जहां वर्ल्ड एक्सपो जो कि 6 महीनों तक चलता है वो 2021 में शुरू हो चुका है। ये दुबई एक्सपो के नाम से जाना जा रहा है। इसको 2020 में ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इसको 2021 में शेड्यूल कर दिया गया था। दोस्तों ये करीब 6 महीने तक चलेगा और करीब इसने 190 देशों ने भाग लिया है। इसमें भारत भी शामिल है। यहाँ पर कई सारे देशों का पवेलियन है और ये जो पवेलियन है यहाँ पर देश अपनी संस्कृति, क्षमता, उनके देश में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इन सबको दर्शाते हैं। इसके लिए काफी सारी चीजों को ऐड किया जाता है। दोस्तों बात करें भारत की तो भारत का पवेलियन भी काफी एडवांस है। यहाँ पर देश के अंदर बिगिनिंग से काफी सारी चीजें दिखाई जाएंगी, जब भारत आजाद हुआ और आज भारत की स्थिति क्या है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों को देखिए तो दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें भाग लेते हैं। देश के अंदर गिफ्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, नए डेवलपमेंट जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण, टूरिज्म हेरिटेज एरिया तथा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर इनको निवेश करने से क्या फायदा हो सकता है। तो इस प्रकार इस एक्सपो से देश काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है फॉरेन इन्वेस्टर से। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहां इंडिया का फिनटेक स्टार्टअप रूपीफी इसने $1 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम अल्टेरिया कैपिटल और इक्विटी फोरम, कॉइनबेस। इसके अलावा इंडिया का टेक्नोलॉजी इनेबल्ड B2B कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप बिजनेस इसने $200 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम मैट्रिक पार्टनर्स इंडिया और पहले से निवेश कर चुके सॉफ्टबैंक, फैल्कन एज कैपिटल इनसे। इसी के साथ इसका वैल्यूएशन $3 बिलियन पहुंच गया है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।